नमस्कार दोस्तों। आज स्वागत है हम लोगों का चैनल पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मानिक सरकार जी, जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो बंगाल सर्किल है, उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी है। और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन कोलकाता ज़िला का प्रेसिडेंट है। और वो बहुत ही कद्दावर श्रमिक नेता रहे हैं और हम लोगों को बीच-बीच में मार्गदर्शन देते रहते हैं। और हमेशा जो पिछड़ा समाज है और जो समाज मतलब शोषित है, अवहेलित है, वंचित है, वो लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो दादा, हम लोग आज आप लोगों के साथ सामने आए हैं बीएसएनएल रिलेटेड कुछ-कुछ सवाल लेके। तो पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे हम लोग सब जानते हैं कि बीएसएनएल का जो एफटीटीएच है, जो फाइबर टू होम है, फाइबर टू होम में अभी बीएसएनएल का अच्छा खासा मतलब पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अगर देखा जाएगा तो अच्छा हुआ है, मतलब नया कनेक्शन भी ऐड हुआ है। और जो कस्टमर है, आम जो जनता है, वो लोगों का रिपोर्ट भी अच्छा है, स्पीड भी वगैरह अच्छा है। मगर एक जो बात जो कंप्लेन की तरह आता है और सुनने को भी आता है, हम लोगों को भी सुनने को लिए आता है कि जैसे मोबाइल में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके का ऑप्शन अवेलेबल होता है, कस्टमर जो लेना चाहे वो ले सकता है। मगर एफटीटीएच जो है, उसमें सिर्फ़ पोस्टपेड ही है, मगर मतलब यूज़ करके आप बिल देंगे। मगर जो प्रीपेड वाला है, जैसे जो प्राइवेट ऑपरेटर है, आईएसपी है, ख़ासकर जैसे छोटा-छोटा जो प्राइवेट ऑपरेटर होता है, वो लोगों के पास ये उपलब्ध है। मतलब आप ₹100 का रिचार्ज कराएँ तो ₹100 यूज़ किए, जब खत्म हो गया तो फिर रिचार्ज कराएँगे तो यूज़ करेंगे। ऐसा जो ऑप्शन है, ये बीएसएनएल के पास नहीं है, मगर कस्टमर चाहते हैं। तो ये लेके यूनियन क्या मैनेजमेंट के साथ क्या बातचीत किए और आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहला बात जो है, प्रीपेड करने से बीएसएनएल का कस्टमर और बढ़ जाएगा। एफटीटीएच में बीएसएनएल सबसे आगे चल रहा है, ये ठीक है। लेकिन प्रीपेड का मतलब है, जैसे मोबाइल में है प्रीपेड कस्टमर ज़्यादा है। अभी तो मोबाइल में पोस्टपेड कनेक्शन खोलो, ऑफिस वगैरह सारा कुछ भी नहीं है पोस्टपेड कनेक्शन, प्रीपेड में ज़्यादा पॉपुलर है। एफटीटीएच में जब प्रीपेड जब हो जाएगा ना, तब प्रीपेड ही पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि हम जितना चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, जितना यूज़ नहीं करेंगे तो उतना का पैसा नहीं देना चाहिए। ये फिक्स पोस्टपेड मतलब है, फिक्स्ड रेट है। हाँ, हाँ। हम यूज़ करे ना करे, लेकिन हमारा वो बिल भरना पड़ता है। और ज़रूर। प्रीपेड हो जाएगा तो वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और कस्टमर बढ़ जाएगा और हो जाएगा। ये हम जो यूनियन वाले हैं, जो हम यूनियन की तरफ से बीएसएनएल के जो हम यूनियन जब है ना, तब हम हमारा जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल का भलाई भी हम सोचते हैं। बीएसएनएल भलाई सोचने से एक तरीका है जो टीटीएच भी प्रीपेड कर किया जाए। हम मैनेजमेंट के साथ इस तरफ बात भी किया है, जे कैसे प्रीपेड ये सिस्टम चालू किया जाए। उन्होंने बोला है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो पॉलिसी लेगा तब तो होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में पॉलिसी लेने से ऐसा ही होगा। तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस का मामला है जरूर, लेकिन हम लोगों ने यही बोला है कि ठीक है, हमारा यूनियन वालों को ये मांग है जो बीएसएनएल में प्रीपेड एफटीटीएच किया जाए, ये पॉलिसी लाया जाए। ये आप दिल्ली तक आप भेज दीजिए, पूछा दीजिए जे ये करना चाहिए, करने से और मार्केट भी भर जाएगा। मतलब हम मैनेजमेंट को ऐसे बोले हैं। मैनेजमेंट के ऐसे बोले हैं जे आप हमारा जो मैसेज है, यूनियन को जो मैसेज है, यूनियनों को जो मैसेज है, ये मैसेज आपको भेजिए जे ये करना चाहिए, एफटीटीएच प्रीपेड में होना चाहिए, उस पे प्रीपेड दोनों ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे बोले भी है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो मतलब इससे तो जैसे रेवेन्यू का बात आया कि प्रीपेज बहुत बढ़ रहा है, तो हम लोग देखे हैं कि पहले बीएसएनएल एक प्रॉफ़िट मेकिंग कंपनी था, मगर 2010 के बाद बीएसएनएल का लगातार लॉस चलते रहा।
फिर 2019-20 जो साल है, वित्तीय साल है, उसमें आके बीएसएनएल का एक वीआरएस हुआ और वीआरएस होने के बाद उस टाइम पे तो सैलरी लेके भी बहुत सारा प्रॉब्लमें, दिक्कतें आया था। मगर अभी सैलरी लेके तो उतना दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आता है और आपका मतलब बीएसएनएल लॉस भी कम कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ में आलोकपात करेंगे कि वीआरएस का पहले बीएसएनएल का फाइनेंशियल स्थिति क्या था और वीआरएस के बाद कैसे फाइनेंशियल स्थिति सुधरा और कितना सुधरा और आगे जाके बीएसएनएल का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कैसे होने वाला है? तो ये लेके अगर आप आलोकपात करेंगे। देखिए, बीएसएनएल लॉस मेकिंग कंपनी हुआ 2010 से। 2010 के पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं था। लॉस मेकिंग कंपनी होने से ये कर्मचारी का कोई कसूर नहीं है, कर्मचारी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। ये लॉस मेकिंग बीएसएनएल हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज का है। ये पॉलिसी है, मैनेजमेंट का जो पॉलिसी लिया है, पॉलिसी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था, ये पॉलिसी में ये लॉस हुआ है। 2007 से 2010 तक, 2007 से 2010 तक बीएसएनएल एक्सपेंशन करने के लिए जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो भी टेंडर किया है, वो सरकार ने वो टेंडर कैंसिल कर दिया। लेकिन उस टाइम में ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में, मोबाइल कस्टमर का ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है मोबाइल क्षेत्र में। लेकिन वो फायदा किंतु बीएसएनएल के पास नहीं आया, वो प्राइवेट ऑपरेटर के पास चला गया वो फायदा। एवं 2007 से 2010 तक वो एक्सपेंशन इक्विपमेंट खरीद नहीं करने नहीं पाया बीएसएनएल, इसीलिए वो सर्विस भी खराब हो गया, सर्विस भी खराब हो गया। एवं खराब होने से बाद बीएसएनएल लॉस मेकिंग में 2010 में लॉस मेकिंग कंपनी में चला गया। इसमें आया वीआरएस। मैनेजमेंट का सोच ही गलत है। क्या सोच है मैनेजमेंट? कर्मचारियों कमाने घटाने से, कर्मचारियों को कम करने से बीएसएनएल लाभ प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा, इस ये सोचना भी गलत गलत हो गया। क्योंकि 2010 से पहले 2,70,000 से ज्यादा एम्प्लॉय था बीएसएनएल में, तब तो प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ये वीआरएस देने से लाभ क्या हुआ? वीआरएस देने से कि सुधार है आर्थिक में, एम्प्लॉय का सैलरी हुआ। एम्प्लॉय का सैलरी ना होने मतलब यही नहीं है बीएसएनएल लॉस मेकिंग था इसीलिए सैलरी। वीआरएस में ज्यादा पॉपुलर करने के लिए बीएसएनएल मैनेजमेंट 2019 से सैलरी का इतना गड़बड़ किया है। ये बीएसएनएल तो लॉस मेकिंग था ही, लेकिन इस बात ही सही है। वीआरएस हो गया, 79,000 एम्प्लॉय घर चला गया, तो भी कि बीएसएनएल प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुआ। अभी भी बीएसएनएल लॉस में चल रहा है। ऐसे ही हुआ है। कमिंग डे में क्या होगा? कमिंग डे में क्या होना चाहिए? बीएसएनएल में आर्थिक सुधार आएगा कि? पहले यही तो बात है, जे बीएसएनएल का ऊपर जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं सरकार मैनेजमेंट, ये बदलना पड़ेगा। पहले यही सोच है। इंडिया में 2014 में 4G स्पेक्ट्रम दिया, प्राइवेट कंपनियों 4G चालू किया। बीएसएनएल में कब दिया? 2019 का 4G स्पेक्ट्रम दिया। 2019 से देने के बाद 2020 में 2020 में मई जून महीना में बीएसएनएल मैनेजमेंट बोर्ड डिसीजन लिया था, जो 49,300 बीटीएस को अपग्रेडेशन करने से वो 4G सर्विस चालू कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने अनुमोदन नहीं दिया। सरकार जब तब अनुमोदन देते तब 2020 में ही बीएसएनएल का 4G चालू हो जाता था। बाद में क्या हुआ? 2020 में मार्च महीना में 1,00,000 बीटीएस खरीदने के लिए वो टेंडर लाया था बीएसएनएल। सरकार ने टेंडर को कैंसिल कर दिया। क्यों सरकार नहीं करता तब 2022 में ही वो 4G आ जाता। अभी टीसीएस
4G लगाता है बीएसएनएल में। दूसरे जो कंपनी है किसी के पास कोई प्रूफ्ड 4G नहीं है टीसीएस का पास। जिन कंपनियों को पास था है जैसे नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन, जिस कंपनी का प्राइवेट कंपनी जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है, उस कंपनी को उस कंपनियां जो है उससे वो इक्विपमेंट लेते हैं, उससे 4G भी लिया, 5G भी लेते थे। आज 5G चल रहा है इंडिया में, 5G जियो जियो से 5G चालू कर रहा है, चलते हैं जियो से। और बीएसएनएल का 4G जहाँ जहाँ 4G लागू हुआ है वहाँ सर्विस और डिटोरिएट हो गया है, सर्विस डिटोरिएट हो रहा है। तो ऐसे चलेगा तो बीएसएनएल का कभी लॉस मेकिंग से सुधर आएगा नहीं बीएसएनएल का। तो पहले वो पॉलिसी ठीक करना पड़ेगा। यूनियन तो डिमांड किया था, यूनियन किया था जो वोडाफोन आइडिया है, जो वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, हम्म। सबसे सबसे बड़ा शेयर होल्डर वोडाफोन आइडिया का। यूनियन तो मांग किया था जब वोडाफोन आइडिया का जो 4G परिकाठामो है हम्म। उसको यूज करके बीएसएनएल 4G सर्विस दे सकते हैं, इसे सर्विस में सुधार आ सकता था। लेकिन वो भी नाकच कर दिया, मैनेजमेंट भी नाकच कर दिया, सरकार सरकार भी नाकच कर दिया है। ये देखिए, सर्विस नहीं सुधरने से बीएसएनएल का अच्छे दिन नहीं आएगा, पहले सर्विस सुधरना पड़ेगा। सर्विस सुधरने के लिए जो पॉलिसी लाया है वो पॉलिसी का परिवर्तन करना चाहिए, ऐसी बात है। बीएसएनएल का बहुत সুযোগ আছে, बीएसएनएल সুযোগ আছে, बीएसएनएल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज है बीएसएनएल में सबसे। ये जो खास बात ये है बीएसएनएल में एम्प्लॉइज जो है, इंजीनियर जो है, सो सबसे खास एम्प्लॉय है जो ये काम कर सकता है। वो 4G दे सकता है, एफटीटीएच कनेक्शन खुद बीएसएनएल भी दे सकता है, जो देने से उसको सर्विस और अच्छे होगा। एवं सर्विस अच्छे होने से तो कस्टमर भी आएगा, कस्टमर भी सर्विस, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, बीएसएनएल भी आर्थिक सुधार आ जाएगा बीएसएनएल का। मगर बात वही है कि जो मतलब सरकार का और मैनेजमेंट का जो सदिच्छा यस, सदिच्छा होने से तो ये होता। ठीक। तो जैसे हम लोगों का जो बंगाल का ऑडियंस है, हैं? तो उसके लिए हम लोग बांग्ला में भी बोलते हैं कि মানে ম্যানেজমেন্ট এবং যে সরকার আছে তাদের মানে সদিচ্ছার একটা অভাব কোনো না কোথাও দেখা যাচ্ছে। মানে যার ফলেতে আপনার মানে এই যে পরিষেবা জনিত যে সমস্ত জায়গাতে যে ইনভেস্টমেন্টের দরকার ছিল বা যে সহযোগিতার দরকার ছিল তার একটা অভাব। দেখুন, বিএসএনএল এ সরকারের যে পলিসি নিয়ে চলছে, হুম, এই आउटसोर्सिंग वाला पॉलिसी, হুম, सब आउटसोर्सिंग, হুম, सब सब जहां जहां जाओ आउटसोर्स कर दो। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉय है, जो হুম, ट्रेन्ड एम्प्लॉय है হুম, हमारा दफ्तर में, হুম, ট্রেন্ড এমপ্লয়ি আছে যারা, হুম, তারা কিন্তু এই কাজটা খুব অনায়াসে করতে পারে এবং দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে। হুম, তাদেরকে বসিয়ে রেখে সেই কাজগুলোকে আউটসোর্সিং এ দিচ্ছে এবং আউটসোর্সিং এ দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে, সার্ভিস আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে হুম, এবং বিএসএনএল এরও লোকসান হচ্ছে। হুম। আউটসোর্সিং তো একটা কমিশন তো দিতে হ্যাঁ, হচ্ছে, টাকা তো দিতে হচ্ছে। কিন্তু বিএসএনএল এর পাশে যা ম্যান পাওয়ার আছে, বিশেষ করে বাঙ্গাল সার্কেল, হুম, বাঙ্গাল সার্কেলে যা ম্যান পাওয়ার আছে, হুম, সেই ম্যান পাওয়ার ইউজ করলে ঠিক ঠিক যদি ইউজ করা যায় তাহলে আউটসোর্সিং এর কোনো কাজে আউটসোর্সিং এর প্রয়োজন পড়ে না। এবং শুধু আউটসোর্সিং না হলে কি হবে, দেখুন, বাইরের লোক তার নিজের ঘর, তার যদি অন্য ঘরে সে বাস করে বাইরের জন্য, হুম, সেই ঘরটা সম্পর্কে তার দরদটা কিন্তু কম হবে। হুম, আর যদি আমার বাড়ি, নিজের বাড়িতে আমি যদি থাকি, হুম। তাহলে আমার নিজের বাড়ি সম্পর্কে কিন্তু আমার দরদটা কিন্তু অন্যরকম হবে, বেশি হবে। অবশ্যই, অবশ্যই। অর্থাৎ আমার দপ্তরের কাজটা যদি আমি নিজে করি তাহলে সেটা কিন্তু দরদটা কিন্তু আরো বেশি দরদ দিয়ে কাজ করবে, যেটা বাইরের লোকের পক্ষে সেটা সেটা তাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে না।
বা তারা করছেও না। হ্যাঁ, আমরা যা দেখছি করছেও না। FTTH সার্ভিস ডিটোরিয়েট করে যাচ্ছে। আমরা তো দেখছি তো। ফাইবার যে মেইনটেন্যান্স হচ্ছে, যেটা আউটসোর্সিং করা আছে, হ্যাঁ, সেটাও প্রপারলি ফাইবার মেইনটেন্যান্স হচ্ছে না, এবং তার ফলে কিছু সিস্টেম মার খাচ্ছে। সিস্টেম মার খাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি প্রম্পট সিস্টেম তোলা দরকার ছিল, সেই সিস্টেম উঠছে না। হুম, এবং এইগুলো সবটাই রেভিনিউ রিলেটেড। হ্যাঁ, সবটাই রেভিনিউ রিলেটেড। এবং এই কাজগুলো যদি দপ্তর যদি তার নিজের কর্মচারীকে দিয়ে করায়, তাহলে আমার মনে হয় আরো কাস্টমাররা পরিষেবা ভালো পাবে, এবং বিএসএনএল এর কিন্তু আয়ও বাড়বে। ঠিক আছে। तो देखिए और एक जो सवाल है जैसे रेवेन्यू रिलेटेड ही सवाल है कि जैसे देखिए जियो का जैसे एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर है और एक फेमस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है और केबल टीवी जो बिजनेस है उसमें भी उसका फुटप्रिंट अच्छा खासा है। हम्म, तो उसमें एक प्लान जो मतलब हम लोगों का जानकारी का हिसाब से जैसे 706 रुपया का जो जियो का जो एयर फाइबर है उसका, तो उसमें क्या होता है कि 30 एमबीपीएस तक प्लान मिलता है, अनलिमिटेड नेट मिलता है और ओटीटी मिलता है और ओटीटी में सोनी, हॉटस्टार, जी5 मतलब लगभग मान लीजिए कि ज़्यादातर ओटीटी जो देखा जाता है इंडिया में, वो सभी ओटीटी मिलता है। और उसके मतलब कनेक्शन लेने के लिए जो इनिशियल चार्ज होता है, जैसे ओएनयू का चार्ज हम लोग का एफटीटीएच में होता है, तो उसमें उसका भी पैसा जियो खुद बोर करता है, मतलब कस्टमर को देना हम्म, नहीं पड़ता है, फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ मतलब सेट टॉप एक बॉक्स भी एक दिया जाता है जिसमें हर चैनल का कवरेज आ जाता है। जो जो एनालॉगस अगर बीएसएनएल में देखा जाएगा तो 472 रुपये का जो पैकेज है, उसके ऊपर 270 रुपये का अगर ओटीटी पैकेज हम लोग उसके ऊपर ऐड करेंगे, तो 702 रुपया मतलब जियो से 4 रुपया कम है। मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड भी सेम है, नेट भी अनलिमिटेड ही मिलता है, 4000 जीबी को अनलिमिटेड ही मानते हैं क्योंकि 4000 जीबी एक इंसान से तो ख़त्म बहुत होने वाला है। बहुत ज्यादा। हाँ, मगर उसमें क्या है कि सब ओटीटी नहीं है और जो सेट टॉप बॉक्स जैसे दिया जाता है जियो जैसे देता है, तो वो नहीं दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे भी है जो मतलब बुजुर्ग आदमी हैं, जो लोग टीवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नेट उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, एज ए नेट नहीं कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब या कोई ऐप खोल के काम नहीं करते हैं या फिल्म नहीं देखते हैं, ओटीटी के जरिए नहीं देखते हैं, मगर टीवी ज़्यादा देखते हैं। हम्म, तो वो कस्टमर के पास भी तो अपील कम हो जा रहा है ना। तो ठीक। ये जो चीज़ लेके आप मतलब यूनियन से कैसे मैनेजमेंट को क्या वार्ता देना चाहेंगे? देखिए, ये भी चेंज करना चाहिए। मतलब ये बोलते हैं, ये एफटीटीएच का मतलब है हम टीवी भी देख सकते हैं, नेट भी चला सकते हैं। हर जो इंटरनेट के जरिए जो काम काज हो रहा है, सभी कर सकते हैं ये एफटीटीएच कनेक्शन में। जहाँ जहाँ कमी है प्राइवेट ऑपरेटर से, जहाँ आपका जो बोलना है, जे जे ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, हमारा इंडिया में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म चलता है, ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका कवरेज में आना चाहिए, ये आपका कहना है। ठीक है, अभी तो नहीं है। हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ ये केस उठाएंगे। हम बोलेंगे जे ये कमी है प्राइवेट ऑपरेटर से। हमारा तो ज्यादा है, एफटीटीएच में बहुत ज्यादा है, स्पीड भी अच्छा खासा हाँ, स्पीड है हाँ। एफटीटीएच में। एफटीटीएच आगे चल रहा है, ये तो बात ठीक ही है। लेकिन जहाँ जिस जिस जगह में कमी है प्राइवेट ऑपरेटर, क्या कि वो जहाँ जो जो चीज प्राइवेट कंपनी पॉपुलर होते हैं कस्टमर से, वो जिस जगह है, मतलब ओटीटी, ऐसा ऐसा जो टीवी जो है, हम ये मुद्दा उठाएंगे मैनेजमेंट के पास। ये ये भी बीएसएनएल में आना होना चाहिए। और जैसे वो जो टीवी वाला सेट टॉप बॉक्स वाला तो सेट टॉप बॉक्स वाला है, वो बात तो ही है। प्राइवेट ऑपरेटर दे सकते हैं तो बीएसएनएल क्यों नहीं दे सकेंगे? और तो सबके उसमें पास तो स्मार्ट टीवी भी नहीं स्मार्ट होता। टीवी नहीं है, तो तो टीवी तो नहीं चला सकते ना।
आप एफटीटीएच में टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपको टीवी स्मार्ट टीवी होना चाहिए। हाँ। अब स्मार्ट टीवी तो सभी टीवी तो स्मार्ट टीवी नहीं है, जो पुराना वाला टीवी है। तो नया टीवी पे फिर वही एफटीटीएच में टीवी देखने के लिए नया टीवी खरीदना हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बात में यही है, वो सेट टॉप बॉक्स भी देना चाहिए। देने से और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे हाँ, ये एफटीटीएच कनेक्शन बीएसएनएल का। ठीक है। तो और ये जो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म उसका जरिए ही हम लोग बोलते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब एक बंडल प्लेटफॉर्म टाइप का आता है, मतलब कोई प्लेटफॉर्म का एक रेट हो गया तो उसमें 4-5 ओटीटी आता है। हम्म अगर ओटीटी ऐसे होता है कि इंडिविजुअल आता, मतलब हम्म जैसे केबल टीवी में भी होता है ना कि हम्म आप हम्म हम्म नेशनल जियोग्राफी खरीदते हैं, सोचिए मान लीजिए हम्म 10-20 रुपया में, हिस्ट्री चैनल खरीदते हैं 5 रुपया में। तो हम्म ऐसे अगर आप पैसा देके इंडिविजुअल ओटीटी खरीद सकते हैं, हम्म, मतलब किसी को अगर जी देखना है तो जी ही ठीक खरीदेगा, ठीक तो ठीक हॉटस्टार क्यों खरीदेगा, उसको हॉटस्टार नहीं देखना है। ठीक तो इस बारे में आपका क्या सोच है और आप मैनेजमेंट के ठीक है। साथ। आप एकदम करेक्टली बोला। जे हम जो चैनल देखेंगे उसी चैनल का पैसा देंगे, ठीक करेक्टली। लेकिन अभी बीएसएनएल में नहीं है, वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है। इसीलिए हम जो आप बताया है, ये मुद्दे में हम जब उठाएंगे मुद्दा, तो उसी में यही बात भी हम उठाएंगे। जो ऐसा होना चाहिए, जो हम जो चैनल देखेंगे हम उनका भी पैसा भरेंगे। हम जी देखेंगे तो जी का जो पैसा है हम जी का पैसा भरेंगे। हम हॉटस्टार देखेंगे तो हॉटस्टार का पैसा भरेंगे। ऐसा तो होना चाहिए। हम हॉटस्टार नहीं देखेंगे तो हॉटस्टार का नहीं पैसा भरेंगे। ऐसा होना चाहिए। आप सही बात बोला। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये बीएसएनएल का जो मतलब एलसीओ लोग हैं पर्टिकुलरली, और जो कस्टमर है, कस्टमर का कंप्लेन तो एलसीओ के ज़रिए ही बीएसएनएल के पास आता है। ठीक। तो वहाँ से हम लोगों के पास ऐसे जानकारी आया कि ज़्यादातर कस्टमर का एक शिकायत है कि बीएसएनएल का बिल रिलेटेड शिकायत। हम्म, जैसे पोस्टपेड बिलिंग में क्या होता है कि बीएसएनएल में 1 महीने का एडवांस बिलिंग लिया जाता है ठीक और उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। ठीक। तो कस्टमर का और एलसीओ का, ज़्यादातर एलसीओ का ये कहना है कि कस्टमर वो लोगों के पास आके बोलते हैं कि अगर एडवांस बिल ले लिया गया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों चाहिए? ठीक। ये अच्छा, बात। ठीक ठीक बोला। सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एडवांस तो वो एडवांस जो पोस्टपेड का जो प्लान है वो एडवांस बिल पे कर रहा है। हर महीना वो एडवांस बिल पे कर रहा है। ये तो फिक्स रेट है। ये तो बढ़ेगा भी नहीं कमेगा भी नहीं। ये तो फिक्स रेट है। हाँ, हाँ। वो यूज करने से पहले ही बिल भर देते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों? किस लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं? ऐसा नहीं लेना चाहिए। हम उठाएंगे मुद्दा। ठीक है, ठीक है। आप बोले हैं कि आप उठाएँगे, मतलब इसके लिए बहुत ज़ोर-शोर होगा। हम्म और जैसे कि ये जो इश्यू है, ये तो हम लोगों का बीएसएनएल का जो मतलब कस्टमर और रेवेन्यू सेंट्रिक इश्यू लेके हम लोग बात किए। तो थोड़ा आते हैं कस्टमर का जो पार्क्स रिलेटेड जो बात है, क्योंकि हम लोग कस्टमर का ना, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयी का, सॉरी, एम्प्लॉय सॉरी, का, सॉरी, ठीक सॉरी, ठीक ठीक ठीक। सॉरी। तो एम्प्लॉयी का जो पार्क्स रिलेटेड बातें हैं, और जो हम लोगों का चैनल भी देखते हैं ज़्यादातर बीएसएनएल एम्प्लॉयी, तो ठीक वो लोग थोड़ा पार्क्स से ज़्यादा ठीक मतलब चाहते हैं बात सुनने के ठीक लिए। ठीक। तो हाल फिलहाल में एक एक प्रपोज़ल आया था, जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट हुआ, और बहुत जगह पे मतलब ऐसे मिला कि एक प्रपोज़ल था, शायद अप्रूव हुआ कि नहीं पता नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं, कि जेईई लोगों के लिए ₹3000 मोबाइल का रीइंबर्समेंट के लिए, ठीक। और 3 साल में मिलेगा। हम्म, हालाँकि जो एग्ज़ीक्यूटिव लोगों के लिए ₹5000 मिलता है 3 साल में। ठीक। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि ये जो मोबाइल रीइंबर्समेंट के लिए दिया जा रहा है, इसका अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? और उसके साथ जो जेईई लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में सिर्फ जेईई का दिया जा रहा है, हालांकि बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर जो एनालॉगस कैडर है, जैसे जेईई का एनी 9 से स्टार्ट होता है, तो एनी 9 से
जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है, वो लोगों को क्यों नहीं नहीं दिया जा रहा है? इस बारे में आप थोड़ा बताइए और साथ में ये भी बताइए जो काम के लिए अगर कोई चीज़ दिया जाएगा, जैसे कि मोबाइल है, तो वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों को ही तो ये तो काम के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें एज़ ए पोस्ट बेसिस पे जो पैसा का जो डिफरेंस है, ये क्यों हो रहा है? ये एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव क्यों हो रहा है? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, ये मैनेजमेंट भेदभाव कर रहा है। पहले भेदभाव है एग्जीक्यूटिव से नॉन एग्जीक्यूटिव में, अंदर भेदभाव हो रहा है। मोबाइल का नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कम दाम में मिलता है, कम दाम से मिलता है मोबाइल। ऑब्वियसली हाँ, नहीं, मैं नहीं। नहीं मिलता। तो जो दाम में बाजार से खरीदते हैं एग्जीक्यूटिव लोग मोबाइल, वही दाम से खरीद खरीद कर सकता है। 3 साल में 3000 रुपया। हाँ, मोबाइल मिलता है क्यों? बाजार बाजार में मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। यूनियन क्या डिमांड किया था? यूनियन डिमांड किया था सभी नॉन एग्जीक्यूटिव को मोबाइल सेट का रिइंबर्समेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अभी जो काम होता है, छोड़िए काम, जो अटेंडेंस वाला आया, हाँ। जो अटेंडेंस आया, वो अटेंडेंस तो मोबाइल में देना पड़ता है। तब तो वो अटेंडेंस देने के लिए तो मोबाइल चाहिए। लेकिन ये डिपार्टमेंट का ये भेदभाव नीति है। पहले तो भेदभाव किया है नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर में। जेई लोगों का 3000 रुपया रिएम्बर्समेंट के लिए मैनेजमेंट बोर्ड सैंक्शन किया, लेकिन दूसरा जो नॉन एग्जीक्यूटिव वाला है उन लोगों को भी सैंक्शन नहीं किया। अब पहले पहले जो था एग्जीक्यूटिव वाला तो 5000 था। नॉन एग्जीक्यूटिव जेई जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए जेई लोगों को क्या किया, 3000 कर दिया है। तो ये बाद में यूनियन भी चिट्ठी दिया मैनेजमेंट को, चिट्ठी दिया जो सभी नॉन एग्जीक्यूटिव को एट पर एग्जीक्यूटिव, एट पर एग्जीक्यूटिव, अच्छा एग्जीक्यूटिव को जिस तरह दे जाता है मोबाइल का रिएम्बर्समेंट, हर नॉन एग्जीक्यूटिव को उसी तरह देना चाहिए। ये तो मांग उठाया है इंडियन, अभी तक मैनेजमेंट नहीं बना। हमारा आशा है जो मैनेजमेंट वो मानेगा भी, मानेगा भी कि। और अब जो पार्ट्स के लिए बोला, देखिए ये बहुत पुराना पार्ट्स है, पार्ट्स बदल नहीं है। नया जो पीआरसी होने वाला था, थर्ड पीआरसी, वो तो नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो दोहराना नहीं चाहता हूँ अभी, ये अलग टॉपिक से अलग बात करूंगा कि वो सरकार पीआरसी क्यों नहीं दे जाता है। ये पीआरसी नहीं देगा नहीं, तो पार्ट्स भी बदलेगा नहीं। अब ये मतलब यही नहीं है पीआरसी हो जाएगा तो पार्ट्स भी बदल जाएगा, ये भी मतलब नहीं है। ये मैनेजमेंट का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मैनेजमेंट को क्या चाहेंगे, कैसा चाहेंगे, ऐसा ही ऐसा होना। यूनियन मांग उठाया, यूनियन मांग उठाया जो पीआरसी के साथ पार्क्स भी रिविजन होना चाहिए, पार्क्स भी रिविजन होना चाहिए। ये पुराना वाला पार्क्स है, इसकी अपग्रेडेशन थोड़ा सा देते हैं, कन्वीनियंस अलाउंस थोड़ा सा, रूरल अलाउंस 100 रुपया करके। हाँ। आज के जो बाजार दर गया है, तो रूरल अलाउंस क्या दिया, 100 रुपया करके रूरल अलाउंस देते हैं। ऐसा नहीं होता। जो यूनियन मांग उठाया है, पीआरसी के लिए लड़ाई चल रहा है, थर्ड पीआरसी के लिए लड़ाई चल रहा है, एवं थर्ड पीआरसी के साथ साथ जो पार्ट्स रिविजन है वो भी मांग है, उसके लिए भी लड़ाई चल रहा है। तो आप जैसे बोले थर्ड पीआरसी लेके जो बात, तो संक्षेप में मतलब थर्ड पीआरसी का अभी क्या पोजीशन है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा थर्ड बताइए। पीआरसी का जो बात है, थर्ड पीआरसी बीएसएनएल एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, ये डिसीजन है सरकार का। क्योंकि सरकार डिसीजन लिया था लॉस मेकिंग कंपनियों का जो एम्प्लॉय है वो पीआरसी नहीं मिलेगा, थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगा उनको, उनको पीआरसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पे रिविजन क्यों नहीं होगा? बीएसएनएल का जो लॉस है, वो बीएसएनएल के लॉस के लिए
कोई एम्प्लॉई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो भी बीएसएनएल के एम्प्लॉई को वो पीआरसी नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार का नीतियां है, सरकार का नीति है। ये सरकार मना किया, इसीलिए नहीं हो रहा है था पीआरसी, ऐसी बात है। अभी मतलब जो है, देखिए, हम यूनियन 2017 साल से लड़ाई कर रहा है कि थर्ड पीआरसी देना चाहिए बीएसएनएल एम्प्लॉई को, एवं लड़ाई के आधार पर एक पे स्केल भी ठीक हुआ था, एक पे स्केल भी ठीक हुआ था 2018 साल में, पे स्केल भी ठीक हुआ था। अभी उससे पीछे हट रहा है मैनेजमेंट, पीछे हट रहा है वो स्केल से। उनका कहना है स्केल और छोटा करना चाहिए। मतलब वो जो स्केल ठीक हुआ था वो मैनेजमेंट के साथ मिलके वो ही ठीक है। मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय जो कमिटी है, वेज निगोशिएशन जो कमिटी है, वो स्टाफ साइड और ऑफिशियल साइड जो है, मैनेजमेंट साइड जो है, उसमें से सहमत से ही वो ठीक हुआ था, वो स्केल ठीक हुआ था। हम्म। लेकिन अभी मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, वो स्केल नहीं देना होगा, आप एक काम कीजिए। उससे पीछे हट रहा है मैनेजमेंट, पीछे हटने से